हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज आपको जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था बीकॉम फर्स्ट ईयर का, देखिए सामने स्टैम्प भी लगी हुई है 10 अप्रैल 2021 में। यहाँ से इस पेपर स्टार्ट हुए थे इस बार। तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था। ये पेपर देखिए रेगुलर में होता है, प्राइवेट में नहीं होता। तो उसकी जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर की मैं जो आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का आपका एग्जाम होता है तो बुकलेट में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बुकलेट ये स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो थोड़ा सा लेट हो गया सॉल्व करवाने में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी बुकलेट्स जो हैं वो अब मेरे को सॉल्व करवानी है। तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आप किसी भी अगर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर या प्राइवेट में, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बीए के काफ़ी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीकॉम के तो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं 6 के 6, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और स्पोर्ट्स का पेपर भी है 7वां। तो प्राइवेट में नहीं आता स्पोर्ट्स का पेपर, केवल रेगुलर में आता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो बुकलेट्स मैंने काफ़ी सारे सॉल्व करवा रखी हैं। इसके थोड़ी देर बाद मैं आपको जो है, देखिए ये पेपर एक्चुअली तीनों ईयर में है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दे दिया है तो आप सेकंड ईयर में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे और थर्ड ईयर में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में केवल एक मीन मीडियन मोड जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, सिर्फ एक वो यूनिट अलग है। बाकी लगभग सिलेबस वही है, क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दे दिया, सेकेंड ईयर में भी अगर आपको पेपर देना है तो आप ये बुकलेट जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास में नहीं है, खो गई तो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है तो उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यूनिवर्सिटी ने जो आपकी ये देखिए बुकलेट पी सीरीज है मेरे पास में। तो अगर आपके पास में ये यूनिवर्सिटी की आंसर की जो है ये मैं जो है उससे ही सॉल्व करवा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं रहने की कि कहीं हिंदी वाले कहें कि सर इंग्लिश में नहीं समझाया और इंग्लिश वाले कहें कि हिंदी में नहीं समझाया। तो दोनों मीडियम के इससे पर्पस सॉल्व होता है। थोड़ी बुकलेट एक्चुअली थोड़ा सा पुरानी इन द सेंस की थोड़ी सी मुड़ गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन साफ नहीं है, फिर भी पढ़ने में आ रहा है। तो ये जो रेड पेन से टिक मैंने लगा रखे हैं ये इसके सही आंसर है। अगर 2 टिक आपको लगे हुए मिलते हैं तो मैं आंसर बताता जाऊंगा, तो आप उससे आंसर टैली कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट की मैंने बुकलेट ली है। तो अगर उसके आंसर गलत हैं तो गलत पे आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की दार्शनिक विचारधारा क्या है। तो वो है व्यवहारिकता। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो वो 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। ठीक है ना, 5 कॉन्टिनेंट्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, मैंने दोनों में टिक लगा रखे हैं ना, तो इंग्लिश मीडियम वालों को ये प्रॉब्लम नहीं आने की। ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले 5 अलग अलग रंगों में हैं, लाल, हरा, पीला, नीला और यानी कि क्वेश्चन मार्क है। तो 5वां जो छल्ला है, ठीक है, छल्लों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब सिंबल्स कहेंगे इसमें। तो ये हैं आपके, तो इसमें दी 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल्स आर। तो इसमें आप इसमें जो कलर है वो है काला, ब्लैक। ओलंपिक खेल प्राचीन ग्रीस में किस ग्रीक देवता के सम्मान में आयोजित किए गए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में 2 विश्व युद्धों के कारण जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1916, 1940 और 1944। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन सी टीम खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व करती है। ऑप्शन बी, ग्रीस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहां पर है। तो वो है एथेंस में। और एथेंस कहाँ है, सॉरी लॉजेन में है। और लॉजेन कहाँ है, ये लॉजेन जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लॉजेन सिटी का नाम हो गया और स्विट्जरलैंड जो है हमारा कंट्री का नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि पहले आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित
किए गए थे? तो वो है 1896 में। ओलंपिक आदर्श वाक्य सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी, और तेज, और ऊंचा, और शक्तिशाली। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो ऑप्शन डी, 1900 में भाग लिया था, जब पेरिस में हुए थे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पीड हाई इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपके लिए ये बहुत है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा फास्ट करवा दिया करें ताकि उनका रिवीजन जल्दी हो जाए। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिताओं की अवधि कितने दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये है 16 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओलंपिक खेल कितने समय में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्षों के अंतराल के बाद, है ना, 4 वर्षों का जो गैप है वो होना चाहिए। तो इनमें 4 वर्षों के गैप को ओलंपियाड बोलते हैं। प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो वो भारत में किए गए थे। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो आंसर की है उससे देख करके ही मैंने इसमें निशान लगाए हैं। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सिटी ने आंसर गलत दिए हैं तो इसमें भी वो आंसर गलत हो सकते हैं, तो हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर आप किसी बुक की स्टडी करें तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी भी की आंसर की भी रिवाइज होती है तो उसमें भी आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश यही की जाती है कि अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, किसी भी आंसर की गलती ना हो, फिर भी रह जाती है भूल चूक, आपको पता है हर एक बुक में होती है। निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खेलों की मेजबानी कभी नहीं करी? तो है उत्तर कोरिया। वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किस देश में हुई? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओलंपिक में बास्केटबॉल का खेल किस वर्ष में शामिल किया गया? सन 1936 में किया गया, जब बर्लिन में हुए थे। ठीक है, यॉर्कर शब्द का उपयोग किस में किया जाता है? तो बड़ा ही कॉमन है, ये क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, टाइगर वुड्स का नाम किससे संबंधित है? तो वो गोल्फ से संबंधित है। एंटीना का उपयोग किया जाता है, देखिए वॉलीबॉल में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1927 में। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास। शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पहले निर्धारित किए गए गैलेन द्वारा। प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत होता है, तो वो होता है सोयाबीन। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है, देखिए वो है जैविक आवश्यकता। ठीक है, आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है सुकरात। मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित है? तो वो है व्यवहार। किशोर अवस्था के दौरान किसी व्यक्ति का व्यवहार से प्रभावित होता है, किससे? सहकर्मी समूह से। निम्नलिखित में से क्या सीखने का एक नियम है? देखिए, तत्परता का नियम भी है, व्यायाम का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है एक, तो वो होता है एक सामाजिक प्रोत्साहन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक प्रेरक है? तो जो खेलने की रुचि है वो एक आंतरिक प्रेरक होती है। छोटे बच्चों पर किस प्रकार की प्रेरणा लागू नहीं होती है? आंतरिक प्रेरणा छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती। परीक्षण और त्रुटि लर्निंग और किस नाम से जानी जाती है? इसे हम कहते हैं कनेक्शनवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34।
वैश्विक आबादी का कौन सा समूह एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो है पूर्व शिक्षावय बालक। निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्याएं हैं? तो देखिए, विटामिन ए की कमी भी है, कुपोषण भी है और मोटापा भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन डी, मृत्यु दर का जो अधिक खतरा होता है इसमें। निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हो सकता है? कॉपर और आयरन। क्वेश्चन 38, पास्चराइजेशन दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है। देखिए वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। निम्नलिखित में से क्या एक मिलावट है? तो देखिए, यूरिया, कीटनाशक और चाय में लोहे का बुरादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें देखिए जो यूरिया, कीटनाशक और आपका चाय में लोहे का बुरादा, तो ये सभी मिलावट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कॉफी में मिलावट की जाती है, तो कॉफी में मिलावट की जाती है कासनी से, ठीक है। कुपोषण का मतलब है, कुपोषण का मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्प पोषण या अतिपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी उत्पाद नहीं है? देखिए, बछड़े का मांस, डेयरी मतलब जहां पर दूध, दही या क्रीम चीज हमें मिलती है तो वो डेयरी उत्पाद होते हैं, लेकिन जो बछड़े का मांस होता है वो डेयरी उत्पाद नहीं होता। फल और सब्जियां जो हैं वो आवश्यक होती हैं, क्यों? तो सही रीजन है ऑप्शन बी कि वे आपको विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करते हैं। मांस, मछली और अन्य विकल्प निम्नलिखित महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो सही आंसर है उसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हमारे पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करता है तो वह है ऑप्शन बी की वृद्धि और क्रियाकलाप। एक संतुलित आहार क्या रोकने में मदद करेगा? कुपोषण। किसी एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार उपयुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन डी, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। हृदय के गतिमान रहने के लिए आवश्यक होता है क्या? ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। आयु, गतिविधियां और जीवन शैली निर्धारित करती हैं क्या? वो खाद्य सामग्री की मात्रा। दिए गए पोषक तत्वों में से दूध एक खराब स्रोत है, किसका? विटामिन सी का। दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो वो है फ्लोरीन, ठीक है। रक्त के जमावट के लिए आवश्यक विटामिन है, तो वो है विटामिन के। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? तो वो होता है सोयाबीन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की। दलहन का एक अच्छा स्रोत है, तो वो है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे से समृद्ध है, यानी जो आयरन होता है? आयरन जो होता है, जो दलहन होती है यानी जो दालें होती हैं, पल्सीज होती हैं, उनमें जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है? तो ये होता है सबसे ज्यादा अच्छा वसा में, फैट में। दूध, पनीर और अंडे स्रोत है, किसका? विटामिन ए और विटामिन डी के, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन डी के। सब्जियों को छीलकर धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूत हड्डियों का निर्माण करता है? तो वो है विटामिन डी।
निम्नलिखित में से किसे आसानी से पचने वाला प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? वो होता है सोयाबीन। मंद प्रकाश में देखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? वो है विटामिन ए की। छोटी आंत से कैल्शियम अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है विटामिन डी की। खिलाड़ियों को प्रतिदिन आहार में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 1.2 से 1.7 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट प्रतिदिन। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, रिकेट्स जो होता है वो एक्चुअली विटामिन डी की कमी के कारण होता है। पिज्जा, बर्गर और नूडल जैसे खाद्य पदार्थ समृद्ध हैं किससे? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये डी गलत है, ध्यान रखिएगा। हमारे भोजन के आवश्यक घटक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पोषक तत्व। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो होता है लोहा, आयरन। हमारे शरीर में निरंतर स्थिर तापमान बनाए रखने में मदद करता है, देखिए पानी। 70% लगभग 65 से 70% लगभग हमारा शरीर जो होता है वो पानी से ही बना होता है, तो पानी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गतिहीन जीवन शैली से संबंधित है? देखिए पेट का जो कैंसर है, आघात जो है यानी कि स्ट्रोक जो हो जाता है, और हृदय रोग जो होते हैं, तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो देखिए जो दूध है वो विटामिन सी का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी है? वंशानुगत मतलब ये आंसर आपका रंग अंधापन, जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंधापन। ठीक है, सॉरी मैं बोल गया नहीं है, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी है? वह रंग अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस। मधुमेह जो डायबिटीज की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो किसकी खराबी के कारण होती है? अग्नाशय की बीमारी के कारण, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। लैटिन शब्द परसोना का अर्थ क्या है? तो वो है आपका मास्क। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, ऑप्शन बी। शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं, तो वो है देखिए शारीरिक आयाम भी है, मानसिक आयाम भी है और सामाजिक आयाम भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी सन 1984 में, ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत और कोचिंग स्कीम कब तैयार की गई? यह की गई सन 1953 में। ओलंपिक ध्वज का रंग कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, सफेद, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? हर बार क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। मिल्खा सिंह को। ओलंपिक खेलों की समाप्ति अनुष्ठान के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा झंडा नहीं फहराया जाता है? तो वो होता है आपका विजेता देश का ध्वज। ठीक है, विजेता देश का ध्वज। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो ये हुआ था बीजिंग में। ठीक है, चाइना में है ये। राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब और कहां हुआ था? देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल थे, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ये हुए थे सन 1930 में सबसे पहले, और हैमिल्टन में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया था? ये सन 1934 में भाग लिया था। भारत रत्न से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, व्यक्तित्व की
क्या विशेषता है? देखिए, आत्मचेतना, सामाजिकता, सामंजस्य, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आय, व्यय और रोजगार है। तो देखिए, जो तीनों हैं आपके आय, व्यय और रोजगार, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, सामाजिक आर्थिक घटक। आपके पास जिस प्रकार की नौकरी है वह निर्धारित करती है, देखिए वो आपकी आय भी निर्धारित करती है, आपका स्वास्थ्य भी निर्धारित करती है और आपका सामाजिक वर्ग भी निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के प्रभावों को संदर्भित करता है जो व्यवहार को आकार देता है? तो वो है ऑप्शन ए, पालन पोषण। स्टूडेंट से थोड़ा सा बुकलेट एक्चुअली मुड़ गई थी, ठीक है ना, स्टूडेंट से बहुत मुश्किल से ढूंढवा के मंगवाई है, तो इसलिए थोड़े से निशान है, लेकिन फिर भी ये पढ़ने में आ रही है। क्या एग्जाम्स के बाद थोड़ा बुकलेट मिलना मुश्किल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण योग्यता और क्षमता को संदर्भित करता है जो किसी को माता पिता से विरासत में मिला है? तो वो होता है नेचर, स्वभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन जो वो सत्य नहीं है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू होगा, तो बच्चे का आईक्यू होगा 125, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान है, देखिए जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाता है, तो वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है, मजबूत बन जाता है। कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो वो है सहिष्णुता, टॉलरेंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका। जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में कोई डैश नहीं होता, तो वो ऑप्शन डी सही है, जन्मजात विकार ना, इनेट आइडिया, जन्मजात विचार। दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा के खेल में महत्व का उल्लेख किया था वो कौन थे? तो वो थे अरस्तु। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो उसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड। तो ये स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस थे। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी के, अब क्योंकि अब आपके 15 मार्च के बाद एग्जाम फिर से होंगे, तो ये पेपर फिर से बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो बुकलेट है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने साथ साथ अगर आपको ये बुकलेट जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो अपने दोस्तों को जो है ये जरूर सजेस्ट कर दीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको 4-5 वीडियो डेली इस पर मिला करेंगे, सारे से रिलेटेड एमकॉम, एमए, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, कंपटीशन से रिलेटेड सारी इसमें जो है लगभग 1,40,000 एमसीक्यूज जो है पिछले 1 साल में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू।